हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, आई एम अमरनाथन, बीटेक आईआईटी दिल्ली। हम लोगों ने लास्ट वीडियो काफ़ी बढ़िया देखा है और समझ भी गए मेरे ख्याल से आप लोग सब बच्चे कि सिली मिस्टेक का हमारे फाइनल रैंकिंग पे क्या असर हो सकता है। अगर आज ये बदलाव अगर आज हम अपने अंदर लेकर नहीं आएंगे, सिली मिस्टेक रोकने का वो जो माइंडसेट है, वो जो एटीट्यूड है, वो हम लोग अगर अपने अंदर इनकलकेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग इन आईआईटी जेईई फाइनल एग्जामिनेशन। तो मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो अपना सिली मिस्टेक जो हम डेली करते हैं या कोई भी एग्जाम हम देखें तो उसमें किस तरह का सिली मिस्टेक कर रहे हैं, कितना सिली मिस्टेक कर रहे हैं, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द सिली मिस्टेक दैट एक्चुअली इज गोइंग टू गवर्न योर फाइनल रैंक इन आईआईटी जेईई एग्जामिनेशंस, राइट। तो सबके मन में ये बात तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आएगी कि सर हमें इसको बदलना है, हमें इस सिली मिस्टेक को कम करना है, हमें रोकना है, ठीक है। तो करने वाले आप हैं, गाइड करने वाले हम हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों का साथ मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत तगड़ा रिजल्ट हम लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग समझते हैं कि इस सिली मिस्टेक के नेचर को कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या ऐसा करें ताकि हम उसको खत्म कर सके, ठीक है, मिनिमाइज कर सके, ठीक है। अगर खत्म नहीं भी कर सके तो मिनिमाइज कर सके। हम जो मेथड्स अप्लाई करने वाले हैं सिली मिस्टेक को रोकने के लिए, तो आई एम नॉट सेइंग कि इट इज गोइंग टू एलिमिनेट ईच एंड एवरी सिली मिस्टेक। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अगर पहले आपके 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन गलत होते थे, 20 में अगर आपके 7 क्वेश्चन गलत होते थे, तो अब 10 में हो सकता हो 3 क्वेश्चन गलत हो, 20 में हो सकता हो 5 क्वेश्चन गलत हो। और जितना आप इस तरीके से अपने काम में जो मैं पॉइंट्स बोलने वाला हूं उसको आप इनकलकेट करोगे, जितना आप उसको इन्वॉल्व करोगे, जितना इंटेंशनली उस पे काम करोगे, इंटेंशनली काम करोगे, उतना ज्यादा वो रेशियो कम की तरफ जाएगा। तो आई एम नॉट क्लेमिंग कि उसको जीरो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और हो सकता हो भगवान चाहे तो अगर आप उस तरीके से मेहनत करते रहे तो हो सकता हो जीरो तक भी वो चीज चली जाए, ठीक है ना। तो हम लोग को प्रिसीजन, एक्यूरेसी, इन सब की बात समझ में आ गई है। अब जैसे हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के ऊपर जाते हैं, अपने आप स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो किसके साथ हम ज्यादा रहें, किसके साथ हम कम करें। तो मेरा बस अभी प्रायोरिटी ये है आप लोगों को ये बताना कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी इज द मस्ट। अगर आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी पकड़ के चलते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को धीरे 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 करके फास्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो टाइमिंग का भी जो आपका है मामला वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ओवरऑल अब हम इस वीडियो को चालू करते हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि हाउ कैन वी इंप्रूव इन आवर डे टू डे वर्क। हम लोग सब समझते हैं इस चीज को और मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से आपको ये फील कर लेना चाहिए अंदर से कि अगर कोई एक फाइनल एग्जामिनेशन है या फाइनल अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कोई इम्तिहान है या कोई टीम है जो फाइनल कोई मैच खेलने जाने वाली है, ठीक है, तो वो फाइनल मैच में कैसा खेलती है वो इस बात पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वो प्रैक्टिस सेशंस कैसे निकाल रही है। द प्रैक्टिस सेशंस जो है वही उसको कॉन्फिडेंस देता है कि आप फाइनल मैच किस तरीके से निकालेंगे। यानी आईआईटी जेईई का जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है वो कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि हमारी जो जर्नी, हमारी जो डेली गोल्स है हम किस तरीके से मीट आउट करते हैं। आज हमको एक असाइनमेंट दिया गया है, हम उस असाइनमेंट को किस तरीके से करते हैं, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू डिटरमिन द नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स इन योर पेपर, राइट। तो हम लोग को वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी? वहीं से। कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी? वहीं से। कहां से? होमवर्क से। हम जो असाइनमेंट्स डेली बेसिस पे कर रहे हैं उससे शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समझें कि किस तरीके से हम अपने होमवर्क को करें। तो होमवर्क को करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है कि आप उस होमवर्क को जो भी आप टाइम में कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने जनरली आपको रूटीन अभी हालांकि वीडियो पे नहीं बताया, बट जनरली जो बच्चे मिलते हैं, बात करते हैं, उनको हम ये चीज बतलाते रहते हैं। तो रूटीन के लिए भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। बट यहाँ पे अपने समझे कि अगर मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो और 9 घंटे अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, अदर देन योर जो भी एवरीथिंग जो वीडियोस देखते हैं या जो कुछ भी करते हैं, क्लासेस के लेक्चर्स देखते हैं आप, तो उन 9 घंटों में अगर मान लीजिए 3-3 घंटे का आपने 3 स्ट्रेच बनाए, तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप हमेशा एक 15 मिनट का टाइम जरूर उसमें इनपुट कर दें कि उस 3 घंटे में हमारा काम कैसा रहा, उस 3 घंटे में ऐसा काम कैसा कर रहा है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वर्क विच वी हैव डन इन दोज 3 आवर्स, बिकॉज दीज 3 आवर्स इज गोइंग टू मेक द रिजल्ट
फाइनल रिजल्ट ऑफ जे एग्जामिनेशन, राइट। तो हम लोग को इन 3-3 घंटे के जो स्ट्रेचेस हैं इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। हम एक क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं आज कि किस किस तरीके से हमारे को उसमें सोचना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं। और मैक्सिमम मिस्टेक्स मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं वो वहीं होती हैं। कहां होती हैं? एग्जाम में जो पेपर पढ़ रहे होते हैं, सॉरी जो क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं उसी में होती है। कहां होती है? जो क्वेश्चन रीडिंग है उसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। आप देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, जब भी आप किसी भी चीज की एनालिसिस करोगे, जो मैं 15 मिनट के एनालिसिस के लिए आपको फोर्स कर रहा हूं करने के लिए, उसमें होता यही है कि आप किसी सवाल को पहले ही स्टेप में गलत कर देते हो। कैसे? कि रीडिंग करते वक्त ही आप इस तरीके से रीड करते हो कि बहुत सारी चीजें उसमें एज्यूम कर लेते हो, बहुत सारी चीजें जो नहीं दी हुई होती है वो भी आपको दिख जाती हैं, और जो दी हुई होती है वो दिखती नहीं है। होता क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए कि कोई भी सवाल अपन ने पढ़ा, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, फिजिक्स का हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी का भी वैसा ही मिलता जुलता सवाल हो सकता हो, टीचर ने क्लास में करवाया हो, ठीक है, और आप एग्जामिनेशन हॉल में उस सवाल को कर रहे हो। आपने देखा क्या कि बिल्कुल सर ने तो जैसा सवाल कराया था वैसा ही है, तो आप जल्दी जल्दी वैसा करके खत्म कर देते हो सवाल को। अब होता क्या है कि सबसे पहले माइंड को ये सिग्नल जाता है कि ऐसा कर रखा है। जैसे ही हम लोग को पता चलता है ऐसा कर रखा है, हम उसको इजी 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 आंकने लगते हैं। ऐसे दिमाग में चल रहा होता है इजी इजी, ठीक है ना, और हम उसको जल्दी जल्दी करके और उसको कंप्लीट कर देते हैं, और बिल्कुल उस तरीके से करके हम टिक कर देते हैं। बाद में पता चलता है गलत हो गया। गलत क्या हुआ? गलत ये हो गया मेरे दोस्त कि उसमें कोई एक छोटी सी कंडीशन चेंज थी, उसमें कोई छोटी सी हल्की सी चेंज, उसमें एक हल्का सा चेंज होता है जिसकी वजह से वो गलत हो जाता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड अच्छे से नहीं करते। बहुत बार होगा कि सर ने फिजिक्स में एक सवाल दिया था जिसमें पीवी डायग्राम बना हुआ था, उसी तरह का कोई एक सवाल दे दिया जिसमें वीटी डायग्राम, मतलब कुछ भी इस तरीके का, मैं तो बस ऐसे बतला रहा हूं, ठीक है ना, वो पीवी डायग्राम पे था, वीटी डायग्राम पे आ गया, और आपने बस उसको पीवी डायग्राम में जूम करके उसमें आंसर लगा दिया, हो गया। आपने क्वेश्चन ही रीड नहीं किया, आपने देखा ही नहीं कि क्या बना हुआ उसमें। तो जब तक आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर आप सवाल पढ़ते हुए नहीं रखोगे तो ये दिक्कत होती रहेगी। समझ में आएगा? तो जब हम सवाल पढ़ रहे हो तो हमारा जो फोकस लेवल हो, कंसंट्रेशन लेवल हो, बहुत अच्छा हो। बहुत बार क्या होता है, एक सवाल बहुत बड़ा होता है, करते क्या है हम लोग कि सवाल पढ़ते हैं और तुरंत करने लग जाते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके आगे करने लग जाते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि लास्ट तक जाते जाते जो पहला पार्ट लिखा हुआ था जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया रहता है वो हम भूल जाते हैं, और फाइनली जो आंसर आता है वो एक्सेप्ट करके निकल लेते हैं, और पता चलता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज दी हुई थी जिसकी वजह से कुछ रिजेक्शंस हो रहे थे जो आपने रिजेक्शंस नहीं किए, जिसकी वजह से हमको रिजेक्ट हो जाना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है हम क्वेश्चन रीडिंग के दौरान ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से वो गलतियां होती हैं। छोटी छोटी गलतियां होती हैं बिल्कुल, कि सर इसमें तो वो ऐसा लिखा हुआ था, हमने तो सोचा हुआ था कि इस तरीके का सवाल था। तो आपके सोचने से नहीं है ना, वहां जो लिखा हुआ है उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। बहुत बार क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सबने किया है नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आप सॉल्व करने लग जाते हो और पता चलता है कि आप तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करके आ गए भाई साहब। तो क्या ऐसा करें? तो ऑब्वियस बात है कि जब हम विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जहां भी एबीसीडी लिखा हुआ है वहां पे ट्रू फॉल्स करके लिख लीजिए, और फिर जब फाइनल सॉल्यूशन मार्क कर रहे हो तो आप ट्रू फॉल्स के हिसाब से देखो कि इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, क्या लिखा है। बहुत बार तो ऐसे भी बच्चा कर देता है कि करेक्ट लिखा होता है वो इनकरेक्ट करके आ जाता है, उल्टा भी होता है बहुतों के साथ, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक कि आप इन सब छोटी छोटी चीजों को दरकिनार कर दीजिएगा और चीजें अच्छी तरीके से होंगी। तो जो सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको फोकस के साथ बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन रीडिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक सवाल लिख रखा है, इफ k बिलोंग्स टू r and alpha and beta be two real roots of this equation, find alpha square plus beta square maximum। बच्चों को मैंने करवाया भी था क्लास में, ठीक है ना, गलतियां भी हुई थी बहुत सारे बच्चों से, ठीक है। तो जनरली अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हमें मैक्सिमम निकालना होता है तो फर्स्ट वी विल फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वी ऑल नो दिस थिंग, राइट? यू कैन यूज योर पेन टू फाइंड व्हाटएवर आई एम राइटिंग इज करेक्ट। दिस इज k minus 2 होल स्क्वायर minus 2 times k square plus 3k plus 5. Okay, so this is going to be what? K square and minus 2 square, 2k square, that is minus k square, minus 4k and minus 6k is going to be minus 10k, and plus 4 and minus 10 is going to be minus 6.
What we do is generally is to here की इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए what we do की परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही आप बनाने पे आएंगे तो ये माइनस ऑफ k प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा एंड कांस्टेंट टर्म एडजस्ट करोगे तो प्लस 25, तो दिस इज गोइंग टू बी 90। तो बहुत सारे बच्चे इसके बाद सीधा सीधा लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू 90, और एग्जामिनेशन के बाद आने के बाद पता चलता है कि उनका तो ये सवाल गलत हो गया, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर आप उसको मैक्सिमम करना चाहते हैं तो उसको जीरो कीजिएगा और जीरो कीजिएगा तो 19 आ रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन मिस कर दिया। आपको लगा कि ये सजावट के हिसाब से लिखा हुआ है, ये सजावट के हिसाब से नहीं लिखा हुआ था, इसको आपको चेक करना चाहिए था कंडीशन को। बहुत सारे बच्चे बाद में ये रियलाइज करते हैं हाँ यार अल्फा बीटा रियल रूट से सर ने बोला था कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट में अगर के हैं तो ये पक्का थोड़ी है कि भाई रियल रूट ही है, तो ये भी हमारा ही पार्ट होगा कि इसको इंश्योर करें। तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखते हैं क्या होता है। तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 5 4ac, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस 3k स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी 4k और माइनस 12k, दिस इज गोइंग टू बी minus k minus 2 whole square, this is going to be minus 16k and then is going to be what, 4 or minus 20, that is going to be minus 16 greater than equal to 0. So this is 3k square plus 16k plus 16 less than equal to 0 and this can be written as 4k plus 12k and finally I hope ki this is 3k plus 4 into k plus 4 less than equal to 0, right? So this is k belongs to minus 4 to minus 4 by 3. Now you can see कि k cannot be equal to minus 5, which you have assumed by default कि for making it maximum this is going to be 0. This cannot be 0 because k has only this range, because this condition should be also satisfied that alpha and beta must be real. So now you can see कि what is the value of k which must be selected here. This must be close to minus 5, right? And what is the value close to minus 5? This is minus 4. So alpha square plus beta square max is going to be, when you will take k equal to minus 4, this is going to be 19 minus 1, that is 18. So this will be the correct answer. और आप देखोगे क्या कि ऑप्शन में भी ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने पूरी मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन का ध्यान नहीं रखा जिसकी वजह से ये गलती हुई। क्योंकि आप सोचो ना, आप ये कर सकते थे ना, अगर आपको दिमाग में उस समय क्लिक कर जाता तो आप डेफिनेटली कर लेते। समझ में आ गया? तो यानी क्वेश्चन पढ़ते वक्त बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी आप लोगों को। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और करके देखते हैं। इफ ABC आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, if ABC are distinct complex numbers such that A upon B equals to B upon C equals to C upon A equals to K, then find the sum of possible values of K. Then find the sum of possible values of K. अब ये देखिए, जनरली बच्चे इसको कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता है। कैसे कर लेते हैं? ऑफ कोर्स हम लोग a by b into b by c into c by k में इक्वेशन बनाएंगे। k में इक्वेशन बनाएंगे तो सब k है, तो सबकी वैल्यू k है, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो k में इक्वेशन आ गया k³ - 1 इक्वल टू 0 और बोल रहा है कि सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, तो सीधा सीधा आपका वहां से आंसर क्या आ जाता है 0। और ऑप्शन भी ऐसे ही बने रहते हैं, -1 0 1 3। तो जनरली इस तरीके से बच्चे सॉल्व कर लेते हैं और यहां तक आ जाता है और वो खट से 0 मार्क कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये गलत हो गया। अब बोलो ये गलत कैसे हो गया सर? क्योंकि इसमें पूछा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के और साथ ही साथ इस कंडीशन को भी लिखा, ये भी सजाने के हिसाब से नहीं है, ABC आर डिस्टिंक्ट। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। तो k³ - 1 इक्वल टू 0, तो जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इसके रूट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा वन कैन नॉट बी द आंसर। क्यों नहीं हो सकता है 1 आंसर? क्योंकि 1 रखते ही यहाँ पे k 1 रखते ही सब सेम आ जाएंगे और वो डिस्टिंक्ट बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर वो डिस्टिंक्ट बोल रहे हैं तो द ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k कैन बी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हुज सम इज -1 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? A। तो हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को अगर मिस कर देते हैं सवाल में तो आपकी की हुई सारी मेहनत वहां पे वेस्ट हो सकती है। तो आप समझना कि एक सवाल अगर आपके पास दिया हुआ है, राइट,
तो उस सवाल में सबसे पहली चीज क्या है कि आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना पड़ेगा। फिजिक्स में तो और अच्छे से रीड करना पड़ेगा, ठीक है, केमिस्ट्री में भी रीड करना पड़ेगा। मैथ्स में सिंपल जहां पे लैंग्वेज कम से कम यूज होता है वहां भी गलतियां करते हैं बच्चे, उसको मैंने आपको करके दिखलाया। जब आप एक क्वेश्चन रीड कर लेते हो तो फिर उससे रिलेटेड क्या यूज होता है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअली आप लोग बहुत ब्राइट होते हैं क्योंकि आपने अच्छा काम कर रखा होता है, तो कॉन्सेप्चुअली आप अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअली आप कुछ मिस्टेक हो रही है आपसे, तो आप उस चीज को ध्यान रखिए। बहुत बार क्या होता है कि फिजिक्स में या इस तरह के सब्जेक्ट्स में वेरिएबल एक्सेलरेशन दिया होता है, हम सॉल्व कर देते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के, बाद में पता चलता है गड़बड़ हो गया। तो ऐसे जितनी छोटी छोटी बातें हैं जहां पे लग रहा है कि आप कॉन्सेप्चुअली एरर कर रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं। पहला पॉइंट तो क्या हो गया, क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी मस्ट, अच्छे से रीड करना। दूसरा उसके बाद क्या अप्लाई होता है, कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ अपनी बहुत मजबूत बनाइए। जो क्लास में करवाया जा रहा है, जो थ्योरी करवाई जा रही है, उस पे मजबूत कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपके अच्छे से अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखलाएगा। बाकी भी और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए, तो ये हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।